मेरी पुरानी पीली टैक्सी का इंजन मेरे हाथों के नीचे गड़गड़ा रहा था जब मैंने डिपो से गाड़ी बाहर निकाली। रात ढल चुकी थी और उसके साथ ही शहर की सड़कों पर अंधेरी परछाइयां फैल चुकी थीं। डैशबोर्ड की घड़ी पर समय 8:47 शाम था और मेरे सामने 8 घंटे की लंबी रात थी। रात की शिफ्ट ही अब मेरी जिंदगी बची थी। न कोई घर पर मेरा इंतजार करने वाला, न कोई दोस्त जो फोन करके हालचाल पूछे। बस मैं था और शहर के लोग जो कहीं ना कहीं जाने के लिए मेरी टैक्सी का सहारा लेते थे। मीटर ऑन किया, जिसकी हल्की रोशनी से डैशबोर्ड का टूटा फूटा हिस्सा दिखाई दिया। रेडियो से स्टैटिक की आवाज आई और फिर लोकल न्यूज चैनल पर रिपोर्टर ने खबर पढ़नी शुरू की। शहर में एक और हिट एंड रन हो गया था, इस महीने का तीसरा मामला। मैंने वॉल्यूम कम कर दिया और सड़क पर ध्यान देने लगा। शाम की शुरुआत के 2 सवारियां बिल्कुल साधारण थीं। एक बिजनेसमैन जो फोन पर चिल्ला रहा था और एक युवा जोड़ा जो एक दूसरे में इतना खोया हुआ था कि मेरी मौजूदगी भी नहीं महसूस हुई। उनके जाने के बाद टैक्सी में सस्ते परफ्यूम और बियर की हल्की गंध रह गई। जैसे ही मैंने शांत सड़कों पर गाड़ी चलाई, थकावट मुझ पर हावी होने लगी। हर रात एक ही रूटीन, लेकिन उस रात कुछ अलग सा लग रहा था। ठीक 11:11 रात को मैंने विलो स्ट्रीट की तरफ मोड़ लिया, एक शॉर्टकट जिसे मैं अक्सर नहीं लेता था। सड़क पर बहुत कम रोशनी थी और किनारे पर पेड़ों की टहनियां आसमान को जैसे नोच रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे बस मेरे रेडियो की हल्की खड़खड़ाहट ही तोड़ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, एक झपकती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जो आसपास के झूलते पेड़ों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी शक्ल में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। फीकी, दुबली पतली और असामान्य रूप से शांत, जैसे वो खुद परछाइयों का हिस्सा हो। एक पल के लिए मैंने सोचा कि उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाऊं। टैक्सी ड्राइवरों का एक अनकहा नियम है, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया, मैं ठिठक गया। उसका हाथ हिलाने का तरीका आम यात्रियों जैसा नहीं था। उसका इशारा धीमा, सधा हुआ और अजीब सा था। सवारी तो सवारी है, मैंने खुद से कहा और टैक्सी को किनारे ले गया। मीटर चालू था और मैं खिड़की नीचे करके बोला, कहाँ जाना है? वो बिना बोले सिर झुकाकर टैक्सी की तरफ बढ़ी। उसके कदम इतने हल्के थे कि सुनाई भी नहीं दिए। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक हल्की सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी की, जैसे वो बारिश में खड़ी रही हो, जबकि बाहर रात बिल्कुल सूखी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी जो मौसम के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी और उस पर कुछ काले दाग थे। कहाँ जाना है? मैंने रियर व्यू मिरर से उसे देखते हुए फिर पूछा। वो थोड़ी झुकी, उसकी शक्ल लाइट की हल्की रोशनी में थोड़ी साफ हुई। उसकी नाक नक्श तीखे और डरावने थे और उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। बस चलो, उसने धीमे लेकिन भारी आवाज में कहा। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी को गियर में डाल दिया। लेकिन कहीं तो जाना होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीट की परछाइयों में छिप गई। अजीब सा सन्नाटा मेरी टैक्सी में भर गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी और मीटर पर नजर गई तो देखा कि वो अजीब तरह से चमक रहा था। फिर अचानक वो 0-0 पर जाकर रुक गया। लो भाई, फिर से खराब हो गया, मैंने सोचा। ये टैक्सी वैसे भी कबाड़ में जाने लायक थी। रास्ता जैसे जैसे बढ़ता गया, माहौल अजीब होता गया। शहर की सारी रोशनी गायब हो गई। इमारतों की जगह खाली प्लॉट और बंद दुकानों ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान जगह पर पहुंच गया हूं। हम सही जा रहे हैं? मैंने घबराहट छुपाते हुए पूछा। बस चलते रहो, उसने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो और बस हम दोनों ही बचे हों। सुनो, मैंने पीछे मुड़कर कहा, मैं पूरी रात ऐसे नहीं चला सकता। और भी सवारियां। मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने मिरर में उसकी आंखों की झलक देखी। वो आंखें, वो इंसानी नहीं थी, गहरी काली, जैसे अनंत अंधकार जिसमें कुछ भी नहीं दिखता था। मैंने घबराकर ब्रेक पर पैर मारा। टैक्सी झटके से रुक गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि और कुछ सुनाई देना मुश्किल हो गया। जब मैंने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। पीछे की सीट खाली थी। बस एक चीज बची थी, एक गहरा काला दाग, वहीं जहां वो बैठी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे।
उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं बस पीछे की सीट को घूरता रहा। वह दाग काला और गीला था, जैसे तेल जो धीरे धीरे सीट की कपड़े में फैल रहा था। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी के अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली लग रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने बड़बड़ाते हुए माथे से पसीना पोंछा। टैक्सी के बाहर का सन्नाटा डरावना था। न हवा, न दूर से आती गाड़ियों की आवाज, बस एक अजीब सा सन्नाटा जिसने सब कुछ खोखला बना दिया था। मेरा दिमाग वहां से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल में उठी जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैंने सीट पर झुककर उस दाग को छुआ। वह बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी उंगलियां तुरंत पीछे हट गईं और मेरे मुंह से गाली निकल गई। ठंड मेरी हड्डियों तक उतर गई थी। मैंने सामने रखी सीट से एक पुराना कपड़ा उठाया और दाग को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा वह और फैलने लगा, जैसे कोई अजीब आकृति ले रहा हो। धीरे धीरे वह किसी चेहरे का आकार लेने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कपड़ा फेंक दिया और गाड़ी का इंजन चालू कर दिया। टैक्सी के इंजन की परिचित आवाज थोड़ी तसल्ली देने वाली थी, लेकिन वह डर जो मेरे अंदर गहराई तक बैठ चुका था, उसे नहीं मिटा सकी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, बिना यह सोचे कि कहां जा रहा हूं। बस एक ही बात थी, मुझे यहां से जितना हो सके दूर जाना है। लेकिन शहर कुछ अजीब लग रहा था। सड़कें खाली थीं, इमारतें अंधेरे में डूबी हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरे शहर में आ गया हूं, एक ऐसा शहर जो जिंदा लोगों का नहीं था। तभी रेडियो ने अचानक आवाज की। शुरुआत में सिर्फ खड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर एक आवाज सुनाई दी, धीमी, बेमेल और जैसे कहीं दूर से आ रही हो। अब भी चला रहे हो? मेरे शरीर का खून जम गया। मैंने रेडियो के नॉब को घुमाया, चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन आवाज तेज होती गई। तुम अब भी क्यों चला रहे हो? मैंने झपट कर रेडियो का तार खींच लिया। आवाज बंद हो गई, लेकिन उसका सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा। आदतन मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी जान निकल गई। वह फिर से वहां थी, उसी जगह बैठी, सिर हल्का सा झुका हुआ, और उसकी काली गहरी आंखें मुझसे मिरर के जरिए टकरा रही थी। मैंने झटके में स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। टैक्सी हिलने लगी और एक लैंप पोस्ट से टकराने से बाल बाल बची। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट फिर से खाली थी। अब बहुत हो गया, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और इंजन बंद कर दिया। अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुककर मैंने अपनी सांसें काबू करने की कोशिश की। शायद मैं बस बहुत थक गया था। शायद कई रातों से लगातार काम करने का असर मेरे दिमाग पर पड़ रहा था, और ये सब बस मेरी कल्पना थी। लेकिन तभी मेरी नजर विंडशील्ड के अंदर की तरफ पड़े एक हाथ के निशान पर गई। वो छोटा था, नाजुक और साफ साफ ताजा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह निशान अंदर की तरफ था, जैसे किसी ने बाहर से कांच पर अपना हाथ दबाया हो और निशान छोड़ दिया हो। तुम कौन हो? मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज टैक्सी की भारी हवा में खो गई। विंडशील्ड पर हल्का धुंधला सा कोहरा छा गया, और मैं चुपचाप देखता रहा कि कैसे एक अदृश्य हाथ ने उस कोहरे पर शब्द लिखने शुरू कर दिए। तुम मुझे जानते हो? मेरी सांसें थम गईं। मैं उस संदेश को देखता रह गया जो धुंधले विंडशील्ड पर लिखा हुआ था। तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैंने बुदबुदाया, अपना सिर जोर से हिलाते हुए। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं। मेरे शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि विंडशील्ड अचानक साफ हो गया, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से पोंछ दिया हो। टैक्सी के अंदर की हवा और ठंडी हो गई, और मेरी हर सांस सफेद भाप बनकर बाहर आने लगी। ऊपर स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे, और उनकी मध्यम रोशनी में मैंने जो देखा उससे मेरी आत्मा तक कांप गई। सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी। वह वही थी। उसका सफेद चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी गहरी खाली आंखों को पहचानने में कोई शक नहीं था। वह हिली नहीं, उसने पलक भी नहीं झपकाई, बस एक ठंडे खौफनाक सन्नाटे के साथ मुझे घूरती रही। मेरा मन कह रहा था कि गाड़ी दौड़ा लो, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, और मैं डर से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने टैक्सी की तरफ चलना शुरू किया। उसके कदम धीमे और ठहराव भरे थे, और हर कदम सड़क की खामोशी में गूंज रहा था। मैं बस देखता रहा, डर और बेबसी से भरा हुआ, जैसे वह टैक्सी के करीब आती जा रही थी। दूर रहो, मैंने बुदबुदाया, हालांकि मुझे पता था कि वह मेरी बात नहीं सुन सकती। मेरी आवाज मेरे दिल की तेज धड़कनों में दब गई थी। वह ड्राइवर साइड के दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसका चेहरा खिड़की के इतने करीब था
कि हमारे बीच बस कांच की एक परत थी। उसकी काली खाली आंखें मेरी आंखों में गहराई तक घूर रही थी और फिर उसने मुस्कुराया। वह मुस्कान न गर्मजोशी भरी थी न दोस्ताना। वह टेढ़ी भयानक और किसी अंधेरी अशुभ चीज से भरी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, यात्री सीट का दरवाजा एक तेज क्लिक की आवाज के साथ अनलॉक हो गया। यह आवाज मुझे जैसे होश में ले आई। मैंने तुरंत लॉक बटन दबाया, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया और वह अंदर आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। टैक्सी के अंदर एक बार फिर से गीली मिट्टी की तेज गंध भर गई, इस बार इतनी तेज कि मुझे घुटन होने लगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी शांत लेकिन डरावनी मुस्कान ने मेरी रूह कंपा दी। चालू करो, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे फुसफुसाहट, लेकिन उसमें ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह कुछ नहीं बोली, बस अपना एक हाथ उठाया और सीधा सामने इशारा किया। उसकी उंगली एक तीर की तरह थी जो मुझे अनजान दिशा की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं उसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मेरा पैर खुद ब खुद एक्सीलरेटर पर दब गया और टैक्सी चलने लगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़कें और ज्यादा अंधेरी होती गईं। इमारतें जर्जर और बर्बाद नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो शहर खुद घुलकर कहीं गायब हो रहा हो और पीछे सिर्फ एक अनंत सड़क बची हो। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज इतनी धीमी थी जैसे फुसफुसाहट। तुम्हें पता चल जाएगा, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी और भावनाहीन थी। टैक्सी की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन चारों तरफ का अंधेरा सब कुछ निगलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के बाहर की दुनिया कहीं खो गई हो और अब इस ब्रह्मांड में बस हम ही बचे हों। मेरा दिमाग भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता तो पाता कि वह पहले से ही मुझे घूर रही थी। उसकी काली आंखें जैसे मेरे अंदर की हर हिम्मत को खत्म कर रही थीं। और तभी अचानक उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। वह धुन धीमी थी, लगभग मधुर, लेकिन उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह धुन मेरे लिए अनजान थी, लेकिन उसमें कुछ प्राचीन, डरावना और गहरी उदासी थी। तुम क्या हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह गुनगुनाना बंद कर दी और मेरी तरफ पूरी तरह मुड़ गई। एक पल के लिए लगा जैसे वह जवाब देगी, लेकिन उसने कुछ और ही किया। वह मेरे और करीब झुकी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे कानों को छूने लगी। मैं वही हूं जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो, उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मैं वही हूं जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। यह क्या मतलब था? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, उस रहस्यमय बात का मतलब समझने की कोशिश करता हुआ, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसकी उपस्थिति ही जैसे मेरे विचारों को धुंधला कर रही थी। आगे की सड़क अनंत लग रही थी, जैसे किसी शून्य में समा गई हो। टैक्सी की हेडलाइट्स मुश्किल से उस अंधकार को चीर पा रही थी और इंजन की आवाज भी अजीब सी लग रही थी, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां दर्द करने लगीं। सुनो मैडम, मैंने कहा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी झुंझलाहट भी थी। मुझे नहीं पता तुम क्या खेल खेल रही हो, लेकिन अब बस मैं गाड़ी रोक रहा हूं। तुम किसी और को। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, स्टीयरिंग व्हील अचानक बाएं तरफ जोर से मुड़ा, जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से खींच लिया हो। मैंने गाड़ी को संभालने की पूरी कोशिश की। टायरों की चीख सड़क पर गूंज उठी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, चलाते रहो, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज अब तीखी और जहर से भरी हुई थी। गाड़ी अपने आप स्थिर हो गई, लेकिन मैं उसे चला नहीं रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को खींचे ले जा रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह चुपचाप बैठी थी, उसकी काली आंखें सिर्फ सड़क को देख रही थीं। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने फिर से पूछा। इस बार मेरी आवाज टूट रही थी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपने छोटे फटे हुए बैग में हाथ डाला और कुछ निकाला, जिसे देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। वह एक तस्वीर थी। उसने उसे ऊपर उठाया ताकि डैशबोर्ड की हल्की रोशनी उसे दिखा सके। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा जब मैंने उस तस्वीर को पहचाना। वह मैं था, इस टैक्सी के बाहर खड़ा हुआ, अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए। यह सालों पुरानी तस्वीर थी, जब मैंने टैक्सी चलाना शुरू ही किया था।
ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने हकलाते हुए कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वह कुछ नहीं बोली। उसने तस्वीर को डैशबोर्ड पर रख दिया। उसकी शक्ल रहस्यमय बनी रही। यहीं से सब शुरू हुआ था, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज से अब वह गुस्सा गायब हो गया था। क्या शुरू हुआ? मैंने जोर देकर पूछा। अब मेरा डर गुस्से में बदलने लगा था। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। गीली मिट्टी की गंध इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। तुम्हें याद नहीं है ना? उसने सिर झुकाकर कहा। तुम्हें मेरी कोई याद नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मेरे सीने में घबराहट उमड़ रही थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ओह, लेकिन तुमने मुझे देखा है कई बार, पर तुमने हमेशा मुझे भुला दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक टैक्सी झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। स्पीडोमीटर की सुई तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन वह एकदम बेकार था। रुक जाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए, जबकि टैक्सी खाली सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। तुम नहीं जानना चाहते कि हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज डरावने तरीके से शांत थी। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं चिल्लाया। मुझे बस तुम्हें इस टैक्सी से बाहर निकालना है। उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई, और पहली बार मुझे उसकी दांतों में कुछ अजीब और अस्वाभाविक दिखाई दिया। वे इंसानी नहीं लग रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। आगे की सड़क अचानक बदलने लगी। डामर टूट रहा था और उसकी जगह पर कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो सांस लेता हुआ सा महसूस हो रहा था, दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़क जिंदा हो। मैं उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया, भले ही मेरे अंदर की हर भावना चीख चीख कर मुझे मना कर रही थी। टैक्सी के अंदर की हवा ठंडी हो गई और गाड़ी बेतरह कांपने लगी, जैसे किसी अनजाने और डरावने स्थान की ओर खींची जा रही हो। अब याद आया? उसने पूछा। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, और फिर जैसे कोई बाढ़ अचानक दरवाजे तोड़ दे, एक पुरानी याद मुझ पर हावी हो गई। ये ठीक ऐसी ही रात थी, अंधेरी, शांत और शहर की रफ्तार जैसे रुक चुकी हूँ। मैं तब जवान था, आत्मविश्वास से भरा और बेपरवाह। देर रात की शिफ्ट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था। मुझे याद आया, मैंने उसे देखा था। वह इंडस्ट्रियल इलाके के पास एक कोने में खड़ी थी, सफेद लहराती हुई पोशाक में, जो उस जगह के माहौल से पूरी तरह विपरीत लग रही थी। शुरू में मुझे लगा वह कोई दुल्हन है जो रास्ता भटक गई है या फंस गई है। उसने मुझे धीमे और जानबूझकर इशारा किया था, और मैंने बिना कुछ सोचे टैक्सी रोक दी थी। कहाँ जाना है? मैंने पूछा था। उसकी आवाज धीमी और लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। घर, उसने कहा था। मैं हंस पड़ा था, उसकी अस्पष्टता को नजरअंदाज करते हुए। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा और स्पष्ट बताना पड़ेगा। घर कहाँ है? उसने एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा मुझे थमाया था, जिस पर एक पते को गंदे अक्षरों में लिखा गया था। लिखावट बचकानी थी, लगभग घबराई हुई। मैंने वह जगह नहीं पहचानी, लेकिन सिर हिलाकर गाड़ी चलाने लगा। शुरुआत में सफर सामान्य था। उसने ज्यादा बात नहीं की, बस खिड़की के बाहर देखती रही। लेकिन जैसे जैसे हम उस पते के करीब पहुंचने लगे, चीजें बदलने लगीं। टैक्सी के अंदर की हवा ठंडी हो गई, स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगीं, और शहर जैसे गायब होकर एक खालीपन में बदलने लगा। ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, पीछे के शीशे में उसकी ओर देखते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम आखिरकार उस पते पर पहुंचे, तो यह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये एक जर्जर इमारत थी, खंडहर से भी बदतर। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी हुई थीं। यही है? मैंने पूछा था, उसकी ओर पलटकर। उसने सिर हिलाया, उसका चेहरा बिना किसी भाव के। मुझे घबराहट महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है मैडम, किराया तो... मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह गायब हो गई। एक पल पहले वह वहां थी और अगले ही पल वह हवा में घुल गई थी, पीछे सिर्फ गीली मिट्टी की हल्की महक छोड़ते हुए। मैंने घबराकर टैक्सी से बाहर छलांग लगाई और चारों ओर देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरे दिमाग का खेल था, थकावट की वजह से हुआ कोई भ्रम। मैंने इसे बाद में अपने दोस्तों के साथ मजाक में उड़ा दिया, इसे देर रात की शिफ्ट का कोई पागल किस्सा मानकर। लेकिन अब जब मैं उसी टैक्सी में उसके साथ बैठा था,
मुझे सच समझ में आ गया। ये कोई भ्रम नहीं था, वह असली थी और वह वापस आ गई थी। अब याद आया, उसने कहा। उसकी आवाज ने मुझे उस याद से बाहर खींच लिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियां दर्द करने लगी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैंने हकलाते हुए कहा। तुम गायब हो गई थी। तुमने सोचा कि तुम मुझे भूल सकते हो, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और आरोप लगाने वाली थी। तुमने सोचा कि तुम आगे बढ़ सकते हो, जबकि मैं वहीं छूट गई थी। उसके शब्द मेरे सीने में हथौड़े की तरह लगे। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसकी काली आंखें मेरी आंखों में गहराई तक उतर गईं। मैं चाहती हूं कि तुम देखो। क्या देखूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय सड़क फिर से बदलने लगी। अब वहां अंधेरे के बजाय कुछ और था। टूटे हुए इमारतों का एक विशाल मैदान, मुड़े तुड़े धातु और सूखे पेड़ों से भरा हुआ। दूर मैंने उस रात वाली इमारत के खंडहर को देखा। यह अब भी वहां खड़ा था, जैसे मेरे अतीत का एक स्मारक, बर्बाद और सुनसान। चलाते रहो, उसने हुक्म दिया। मैंने अनजाने में उसकी बात मानी। मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग घुमाने लगे और टैक्सी धीरे धीरे उस खंडहर की ओर बढ़ने लगी। जितना करीब हम पहुंच रहे थे, उतनी ही गहरी दहशत मेरे सीने में घर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य पंजा मेरी छाती को दबोच रहा हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। आखिरकार जब टैक्सी उस इमारत के सामने आकर रुकी, तो वह मेरी ओर मुड़ी। उसका चेहरा मुझसे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने विरोध किया। तुम खुद गायब हो गई थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसकी चीख ने मुझे रोक दिया। वह चीख इतनी भयानक थी कि टैक्सी के अंदर गूंज उठी और मेरी रूह तक को झकझोर दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया, वह चीखी और उसका चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी काली हो गईं और चेहरा किसी राक्षसी सूरत में तब्दील हो गया। टैक्सी की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और बाहर का अंधेरा बवंडर की तरह अंदर घुसने लगा। वह स्याह अंधकार हमें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेने लगा। उसकी चीखें टैक्सी के अंदर गूंजती रहीं। मेरे कान सुन्न होने लगे और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बर्फीले पानी में डूब रहा हूं। मेरे फेफड़े जलने लगे, हाथ पैर भारी हो गए और दिमाग बचने के लिए चीख रहा था। फिर अचानक जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो, सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर हवा में सांस भरी, आंखें तेजी से झपकाईं और देखा कि मेरे चारों ओर का नजारा बदल चुका था। अब हम टैक्सी में नहीं थे। मैं उस सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा था। वही सड़क जहां सालों पहले वह रात बीती थी। टूटे फूटे इमारत के सामने खड़ा, जिसके टूटे खिड़कियां मुझे खाली आंखों की तरह घूर रही थी। सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वहां की खामोशी कानों को चीर रही थी। वो वहां खड़ी थी, मुझसे कुछ कदम की दूरी पर। सफेद कपड़ा हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे किसी अदृश्य झोंके ने उसे छुआ हो। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और एक पल के लिए मैंने भागने का सोचा, लेकिन मैं भागता भी तो कहां। तुम जानते हो ये जगह क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम थी लेकिन उसमें एक अजीब गूंज थी। मैंने मुश्किल से थूक निकला, मेरा गला सूख चुका था। या ये वो जगह है जहां मैंने तुम्हें उतारा था, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर गम और गुस्से का अजीब सा मेल था। यही वो जगह है जहां मेरी मौत हुई, उसने कहा। उसके शब्द सुनकर लगा जैसे किसी ने मुझ पर हथौड़े से वार कर दिया हो। मैं पीछे हट गया, अपना सिर हिलाते हुए। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो जिंदा थी जब तुमने टैक्सी छोड़ी। तुम गायब हो गई थी। उसकी काली आंखें सिकुड़ गईं और हवा अचानक ठंडी हो गई। तुमने मुझे यहां छोड़ दिया, उसने फिर कहा। उसकी आवाज में इल्जाम साफ झलक रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। तुमने परवाह नहीं की। तुमने इस जगह की हालत देखी, मेरी आवाज में डर महसूस किया, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। मैंने विरोध करने की कोशिश की, उसे समझाने की कि उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे शब्द गले में अटक गए। अंदर कहीं मुझे पता था वो सही कह रही थी। उस रात मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। मैंने उसकी बेचैनी महसूस की थी जब हम गाड़ी में थे, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया
बस अपनी ड्यूटी खत्म करने और पैसे कमाने पर ध्यान दिया। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। और फिर उन्होंने मुझे पा लिया। कौन? मैंने मुश्किल से फुसफुसाते हुए पूछा। वो मेरे करीब आई। उसका चेहरा अब मेरे इतने पास था कि उसकी सांसों की ठंडक में महसूस कर सकता था। वो जो इन गलियों में भटकते हैं, जो खोए हुए और बेसहारा लोगों पर पलते हैं। उसके बोलते ही हमारे चारों ओर के साए हरकत में आ गए। वे धीमे धीमे आकार लेने लगे। लंबे टेढ़े मेढ़े शरीर, उनके चेहरे लगभग इंसान जैसे, लेकिन फिर भी नहीं। उनकी खुली हुई डरावनी शक्लें, जिनमें तेज नुकीले दांतों की पंक्तियां चमक रही थीं, और उनकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उसने कहा। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। उन्होंने मुझे टुकड़े टुकड़े करके नोच दिया, जब तक कुछ बचा ही नहीं। मैं पीछे हटने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था, मैंने कांपते हुए कहा। मुझे नहीं पता था ये जगह इतनी खतरनाक है। वो कड़वे हंसी के साथ हंसी। उसकी हंसी में दर्द साफ महसूस हो रहा था। तुम जानना ही नहीं चाहते थे। साए अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी ठंडी छुअन और उनकी सरसराहट मेरे कानों में जहर की तरह घुस रही थी। कृपया, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नजरों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन बस एक पल के लिए। माफी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। लेकिन सब कुछ सही करने के लिए देर नहीं हुई। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने मुझे बर्बाद हो चुकी इमारत की ओर खींचा। तुम देखोगे, उसने कहा। जैसे ही हमने उस टूटी हुई इमारत की चौखट पार की, दुनिया फिर बदल गई। भीतर घुसते ही हवा भारी और गंदी हो गई। एक भयानक सड़ांध नथुनों में घुस गई और मेरी रूह कांप गई। दीवारें जीवित लग रही थीं, जैसे किसी अजीब गाढ़े पदार्थ से ढकी हों। उनमें से अजीब गंध और सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम गहराई में बढ़ते गए। वो जगह अंदर से असंभव रूप से विशाल थी, जैसे वो इमारत हकीकत के सभी नियमों को तोड़ रही हो। ये जगह क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। ये वो जगह है जहां वे पनपते हैं, उसने बिना पलटे जवाब दिया। वे कौन? वो अचानक रुक गई। उसका सिर थोड़ा झुका, जैसे किसी अनसुनी आवाज को सुन रही हो। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी थीं। वे जिन्होंने मुझे निगल लिया, वे जो डर, अपराध बोध और बेसहारा आत्माओं पर जीते हैं। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ा दी। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? ताकि तुम समझ सको, उसने कहा। ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी बेरुखी ने क्या किया। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले कोनों से उठ रहे साए तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे रूप ले रहे थे। उनके मुड़े हुए लंबे हाथ, विकृत चेहरे, ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने खुद आकार ले लिया हो। भागो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मेरे बढ़ते डर को चीरती हुई निकली। क्या? मैंने मुश्किल से कहा। मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे। भागो, उसने फिर से कहा, इस बार तेज आवाज में। यही तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता है। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ा। मेरे कदमों की गूंज उस खंडहर में गूंज रही थी। पीछे से चीखों की आवाजें उठ रही थीं, भयानक, अमानवीय चीखें। परछाइयां मेरे पीछे थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। मैंने हर मोड़ लिया, लेकिन हर बार ऐसा लगा कि मैं और गहराई में फंसता जा रहा हूं। दीवारें सिमटने लगी थीं, जैसे मुझे कैद करने की कोशिश कर रही हूं। पीछे से आती ठंडी सांसें और दीवारों पर खरोंचों की आवाज मुझे और तेज भागने पर मजबूर कर रही थी। कृपया, मैंने चिल्लाया। आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। अचानक एक विशाल कक्ष मेरे सामने आ गया। वहां एक गड्ढा था, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। गड्ढे से एक अजीब हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जो अंधकार को और डरावना बना रही थी। उसकी गहराई से आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें मेरा नाम पुकार रही थीं। मैंने रुककर पीछे देखा। परछाइयां अब एक भीड़ की शक्ल ले चुकी थीं। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें जलती हुईं और उनके मुंह से केवल नफरत टपक रही थी। अब क्या समझे? उसकी आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार ये मेरे भीतर गूंज रही थी। मैंने पलट कर देखा। वह गड्ढे के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था
जो मेरी रूह को कंपा रहा था। ये वही है, उसने धीरे से कहा। ये वही जगह है जहां तुमने मुझे छोड़ा था, जहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा था कि मैं क्या कर सकता था। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास समय था, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। और अब देखो, ये तुम्हारी कायरता का नतीजा है। परछाइयां करीब आ रही थीं और मैं हर तरफ से घिर चुका था। तुम्हें अब फैसला करना होगा, उसने कहा। किस चीज का फैसला? मैंने डरते हुए पूछा। भागने का, उसने जवाब दिया, या सच का सामना करने का। परछाइयां अब एक विशाल विकृत आकार में बदल गईं। उनके चेहरे मुझसे सिर्फ कुछ कदम दूर थे। उनके हाथ मेरे तरफ बढ़ रहे थे और मैं समझ गया कि मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने गड्ढे के पास खड़े होकर उससे पूछा, अगर मैं इसमें कूद जाऊं तो क्या होगा? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच का सामना करोगे? वो अंधेरे साए मेरी ओर लपके। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की और गड्ढे में कूद गया। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, दुनिया बदल गई। मुझे लगा जैसे मैं एक अंतहीन अंधकार में गिर रहा हूं। हवा ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे वह मेरी सांसें खींच रही हो। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा मेरे भीतर एक तूफान जैसा था। गिरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे परछाइयां मुझे जकड़ रही थीं, मेरे कपड़े और मेरी आत्मा को फाड़ रही थीं। फिर अचानक गिरना रुक गया। मैंने खुद को एक ठंडी गीली जमीन पर पाया। मैंने आंखें खोली और देखा कि मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों ओर विकृत आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसान जैसी लग रही थीं, लेकिन उनके शरीर ऐसे थे जैसे उन्हें किसी भयानक साए से गढ़ा गया हो। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। तभी एक नरम लेकिन तीखी आवाज सुनाई दी, आखिर तुम आ ही गए। मैंने घूम कर देखा। धुंध में से एक आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं वह हूं, उसने कहा, जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वह जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। उसके शब्द मेरे दिल पर चोट की तरह लगे। मैं समझ गया कि वह वही औरत थी जो उस रात कैब में बैठी थी, वही औरत जो मुझसे मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया था। अब क्या देख रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज अब तीखी हो गई थी। मेरे चारों ओर साए और करीब आने लगे। उनके चेहरे अब और भी डरावने हो चुके थे। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन वह भूख मेरी आत्मा के लिए थी। वे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। वे तुम्हारी आत्मा पर जश्न मनाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने हल्की मुस्कान दी। लेकिन तुम्हें परवाह नहीं थी, और अब यह तुम्हारी सजा है। साए अब मुझ पर टूट पड़े। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज डूब गई। उनकी ठंडी अंधकारमयी पकड़ मेरे शरीर को जकड़ रही थी। मेरी सांसें घुटने लगी थीं। यह तुम्हारा प्रायश्चित है, उसने आखिरी बार कहा। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। चारों ओर अंधेरा छा गया, और फिर कुछ भी नहीं बचा। अंधेरा चारों ओर गहराता गया, और दुनिया ऐसे गायब हो गई जैसे भोर की पहली किरणों के साथ कोई सपना टूट जाता है। मैं अपना शरीर महसूस नहीं कर सकता था। अपने दिल की बेचैन धड़कनें अब सुनाई नहीं दे रही थीं। साए मेरे चारों ओर लिपट गए, ठंडे अंधकार की बाहों में खींचते हुए, और मैं कहीं गहराई में डूबता चला गया। मेरे विचार बिखर गए, जैसे तूफान में कांच के टुकड़े उड़ जाते हैं। और तभी फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। वे आकृतियां, वे भयानक आत्माहीन प्राणी फिर से मेरे चारों ओर घूमने लगे। उनके चेहरे यातना और भूख के बीच बदलते रहे। उनकी खाली आंखें शून्य को घूरती हुईं। वे जीवित नहीं थे, लेकिन पूरी तरह मृत भी नहीं। वे खोए हुए थे, इस अंतहीन जगह में फंसे हुए, जैसे अब मैं था। वह औरत भी वहीं थी। उसका सफेद चेहरा किसी अजीब रोशनी से दमक रहा था। उसकी आंखें मेरे भीतर जैसे आर पार देख रही थीं, इतनी गहरी जैसे मेरी आत्मा को बेद देना चाहती हूँ। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, और उसके हर कदम को बाकी आकृतियां भी दोहराने लगीं। अब तुम यहाँ हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवा में किसी काली चादर की तरह खींचती हुई सुनाई दी। तुम्हारा यहाँ होना तय था। जैसे ये सब यहाँ हैं, वैसे ही तुम भी, हमेशा के लिए। मेरी आत्मा दर्द से तड़प उठी।
लेकिन मेरे पास शरीर नहीं बचा था कि उसे महसूस कर सकूं। मैं कुछ भी नहीं था, बस एक भटकती हुई परछाई जो अपराध बोध और पछतावे के अंतहीन चक्र में खो गई थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। तुमने मुझे छोड़ा था, उसने फिर से कहा, उसकी आवाज बार बार गूंजती हुई, जैसे कोई तंत्र मंत्र पढ़ा जा रहा हो। तुमने परवाह नहीं की और अब तुम इसका हिस्सा हो, हमेशा के लिए। मैंने भागने की कोशिश की, मैंने चीखने की कोशिश की, मैंने कुछ भी करने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत धीमी और बेकार लग रही थी। वे आकृतियां और करीब आ गईं, उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, उंगलियां लतरों की तरह फैलती हुई, जैसे मेरी आत्मा को जकड़ने के लिए। उन्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं थी। वे पहले ही मेरे अपराध बोध और शर्म के हर अंश से खुद को तृप्त कर रहे थे। उस औरत का चेहरा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गया। यह तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी अनंतता है। मेरे चारों ओर की दुनिया फिर से बदलने लगी, जैसे समय खुद को खोल रहा हो। छवियां धुंधली हो गईं और फिर अचानक साफ हो गईं। मैंने खुद को फिर से कैब में पाया। उसी रात बाहर की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और शहर की आवाजें दब गई थीं, जैसे मैं उन्हें पानी के नीचे से सुन रहा हूं। वह औरत फिर से पिछली सीट पर थी, उसकी आंखें किसी अंधेरे वादे के साथ चमक रही थीं। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रहे थे कि वे कांपने लगे। मुझे याद नहीं था कि यह शुरुआत थी या अंत। क्या मैं अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा था, या मैं इसमें हमेशा से फंसा हुआ था? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। केवल उस गड्ढे की छवि, अंतहीन गिरावट, अंधेरे में वे चेहरे और वह औरत इंतजार करती हुई। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब एक गहरी भारी गूंज की तरह थी, जैसे कोई चेतावनी। तुम मुझसे कभी नहीं छूटोगे, तुम हमेशा चलाते रहोगे। उन्हें उसी जगह ले जाओ जहां मेरी मौत हुई थी। देखो, जब वे उतरें, उनकी चीखें सुनो और अपने अपराध बोध का भार महसूस करो। फिर तुम फिर से इंतजार करोगे, अगले के लिए और फिर अगले के लिए। मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं उसकी नजरों से बच नहीं सका। मैं अब कैब नहीं चला रहा था, मैं खुद कैब बन गया था। सड़क और यह रात, मैं उस चक्र का हिस्सा बन गया था जो कभी खत्म नहीं होगा। अपराध बोध ने मुझे दबा दिया। हर वह चेहरा जिसने मेरी कैब में कदम रखा था, हर वह जिंदगी जिसे मैंने छुआ था, हर वह कहानी जो अधूरी रह गई थी, वे अब सब गूंज बन चुकी थीं, मेरे भीतर फंसी हुई। और मुझे पता था कहीं गहरे में कि मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं चलाऊंगा, मैं यात्रियों को ले जाऊंगा, मैं उनकी बातें सुनूंगा, उनके रहस्य, उनके डर, और अंत में मैं उन्हें उसी जगह ले जाऊंगा, उस अंधकार और यातना की जगह। और जब वे उतरेंगे, मैं वही बेबसी महसूस करूंगा, वही दम घोंटने वाला अपराध बोध। मैं इंतजार करूंगा और मैं फिर से चलाऊंगा, हमेशा। सामने सड़क फैली हुई थी, अंतहीन और निर्दयी, जैसे मेरा अस्तित्व ही मुझे कुचलने का भार डाल रहा हो। इस दुःस्वप्न से कोई भागने का रास्ता नहीं था। कोहरा जो मोटा और दम घोंटने वाला था, हर बीतते पल के साथ और करीब आ रहा था, जैसे वह जीवित हो, मेरे निराशा से पोषित होता हुआ। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को जकड़े हुए थे, लेकिन वे ठंडे और बेजान थे, जैसे कोई और मेरे शरीर को नियंत्रित कर रहा हो, मुझे चलाते रहने के लिए मजबूर कर रहा हो। पीछे सीट पर बैठी औरत की आवाज मेरे लिए एक लंगर की तरह थी, मुझे शून्य की ओर खींचती हुई। तुम सोचते हो तुम भाग सकते हो, उसने फुसफुसाया। उसके शब्द धुएं की तरह मुझसे लिपट गए। लेकिन यहां से कोई भाग नहीं सकता। तुम इस जगह से बंधे हो, मुझसे बंधे हो। मैं उसकी आंखों की जलती हुई नजरों को महसूस कर सकता था, हालांकि मैंने रियरव्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। उसके शब्दों के बीच की खामोशी मोटी और दमघोंटू थी, जैसे कैब के अंदर की जगह उसके अस्तित्व से जीवित हो गई हो। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लगातार, जैसे यातना का कोई अंतहीन चक्र। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे मरने दिया, और अब तुम्हें इसके साथ जीना होगा। उसके शब्द मेरे भीतर डूब गए। हर अक्षर एक तेज टेढ़ा मेढ़ा खंजर बनकर मेरी बची हुई मानसिकता को चीर रहा था। यह तुम्हारी सजा है। मैं पहले भी भागने की कोशिश कर चुका था। मैंने इस दुस्वप्न से भागने की कोशिश की थी, उसकी याद को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हर बार जब मैंने सोचा कि मैं सांस ले सकता हूँ, हर बार जब मैंने सोचा कि कोहरा हट जाएगा, यह और मोटा हो गया, मुझे घुटन में डालते हुए, मेरी असफलता की याद दिलाते हुए। पहला आंसू मेरी गाल से बह निकला,
हालांकि मुझे पलकें झपकने की भी याद नहीं थी। मैं इतना रो चुका था कि अब इसका कोई महत्व नहीं बचा था। लेकिन आंसू दर्द को कम नहीं कर सकते थे, उसकी याद को रोक नहीं सकते थे जो मुझे सताती रहती। कोहरा अब और भी गहरा हो चुका था, इतना कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। सड़क मरोड़ खा रही थी, अंधकार में घुमावदार होती जा रही थी, लेकिन चाहे मैं स्टीयरिंग को कितनी भी घुमा लूं, मैं इस रास्ते को छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क खुद जिंदा हो और मुझे अंधेरे की गहराइयों में खींच रही हो। अब तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के सिवा कोई चारा नहीं है। औरत की आवाज अब और तेज हो गई, जैसे कैब के हर कोने में गूंज रही हो। तुम अब मेरे हो और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी उम्मीद। मेरी सांसें घुटने लगी, मेरा सीना भारी हो गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी हर धड़कन मेरे कानों में किसी घड़ी की टिक टिक की तरह गूंज रही थी, जैसे किसी अनचाहे अंजाम की उल्टी गिनती। मैं फंस चुका था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक कैब जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी, जैसे किसी ने मुझे एक अलग ही दुनिया में खींच लिया हो। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी ने अपना दिमाग बना लिया हो और मेरे आदेशों को अनसुना कर रही हो। आगे का कोहरा थोड़ा सा हटा और मैंने सड़क के बीचों बीच खड़ी एक परछाई देखी। एक आदमी, उसकी शक्ल कोहरा ढक रहा था, लेकिन उसके हाथ ऐसे उठे थे जैसे मुझे रोकना चाहता हूं। मैंने उसे पहले भी देखा था, अपने बुरे सपनों में। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। सब कुछ धीमा पड़ने लगा, जैसे समय खुद थम रहा हो इस डरावने पल को और लंबा खींचने के लिए। वह आदमी नहीं हिला, नहीं डरा, जैसे मैं उसके और करीब जा रहा था। अब मैं उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन वह धुंधली और टूटी फूटी थी। खत्म कर दो, उसके शब्द एक आदेश थे, एक प्रार्थना और एक मौत का फरमान। और फिर अचानक पूरी दुनिया तेज रोशनी में फट पड़ी। कैब चकनाचूर हो गई, कांच के टुकड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे मेरी सोच के बिखरे हुए हिस्से। मैं भारहीन हो गया, गिर रहा था, लेकिन मुझे कोई चोट महसूस नहीं हुई। मेरे चारों ओर की दुनिया मरोड़ खा रही थी, बदल रही थी, जैसे वास्तविकता खुद अपने धागों को खोल रही हो। और फिर जैसे यह सब कभी हुआ ही नहीं था, सब कुछ रुक गया। मैं सड़क के बीच में पड़ा था, मेरा शरीर चोटों से भरा हुआ, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने हांफते हुए उठने की कोशिश की, मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कोहरा गायब हो चुका था, रात अब शांत थी, लेकिन मैं अकेला नहीं था। वह औरत मेरे सामने खड़ी थी, उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें खाली, जैसे किसी अंतहीन अंधकार का रास्ता हो। तुमने कुछ नहीं सीखा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज किसी ठंडी सजा की तरह थी। मैं कुछ कहने से पहले ही दुनिया फिर से खिसकने लगी, मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। आसमान मरोड़ खा गया, सड़क धीरे धीरे शून्य में बदलने लगी। चक्र फिर से शुरू हो रहा था। मैंने सोचा था कि यह यातना खत्म हो जाएगी, मैंने सोचा था कि मैं भाग निकलूंगा, लेकिन अब मुझे उस भयानक सच्चाई का एहसास हो गया था, यह खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।